गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, टीएस ऑफ ओवरी ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं इसका अंडाशय का। अंडाशय के बारे में आप जानते हैं, अंडाशय मादा जननांग का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक जनन अंग है जो बादाम के आकार की होती है और उदर गुहा में स्थित होती है। अब इसके अनुप्रस्थ काट में कौन कौन से भाग दिखाई देंगे उसके बारे में हम देखेंगे। मैंने नंबर डाल रखे हैं, इन 14-15 नाम को आपको याद रखना होगा कैसे भी करके, और जब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई सी भी ओवरी या अंडाशय, उस अंडाशय का सबसे बाहर का आवरण, सबसे बाहर एक नंबर लिखा है, इस बाहरी आवरण को बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम सबसे बाहरी आवरण। हो सकता है कुछ किताबों में नाम नहीं दिया हो पेरिटोनियम, क्योंकि अंडाशय का जो सबसे बाहरी आवरण है पेरिटोनियम की बजाय दूसरा आवरण जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बताया गया है किताब में। पर ये मैं पेरिटोनियम इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं, हर अंग के चारों ओर एक झिल्ली सधी रहती है जिसके द्वारा वो शरीर से जुड़ा रहता है अंग, चाहे हार्ट हो, ठीक है, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो। और अंडाशय, इस अंडाशय के चारों ओर भी विसरल पेरिटोनियम एक झिल्ली पाई जाती है जिसकी सहायता से ये उदर गुहा के अंदर सधी रहती है। तो इस स्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी एक के बाद एक हम क्रम से चलते आते हैं। तो सबसे पहले स्तर का नाम क्या हो गया? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के नीचे ही आपको कोशिकी स्तर दिख रहा है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का स्तर है। इस दूसरे स्तर को बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। जर्मिनल इपिथीलियम। जनन उपकला स्तर। जनन उपकला स्तर, इस स्तर की कोशिकाएं जो हैं घन के आकार की होती है, घनाकार क्यूबाइडल सेल पाई जाती है इस वाले स्तर में। दूसरा स्तर सबसे महत्वपूर्ण यही स्तर है जो पूरे अंडाशय की क्रियाविधि है, अंडाशय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग यही रहेगा जिसका नाम है जर्मिनल इपिथीलियम या जनन उपकला स्तर। ये दूसरे नंबर का, ये 2 नंबर डला हुआ है। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं। तीसरा स्तर, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये व्हाइट वाला स्तर दिख रहा है आपको, ये तीसरे नंबर का स्तर। इस तीसरे नंबर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तीसरा स्तर। 3 स्तरों से घिरी हुई है ओवरी। सबसे बाहर के स्तर का नाम क्या बता दिया? पेरिटोनियम, जो कि सभी अंगों के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। दूसरा स्तर सबसे महत्वपूर्ण स्तर जिसका नाम है जर्मिनल इपिथेलियम या जनन उपकला स्तर, जो कि घनाकार कोशिकाओं का बना स्तर है। इसी स्तर की कोशिकाओं में विभाजन के कारण आखिरी में अंडाणु का निर्माण होगा, इसी स्तर के कारण, जनन उपकला स्तर के कारण। फिर तीसरा स्तर आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीसरा जो व्हाइट लाइन दिख रही है 3rd नंबर पे, जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर चौथा नाम याद रखना, इस पूरे भाग को, अंडाशय के अंदर के पूरे भाग को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? पूरे भाग को स्ट्रोमा। ठीक है, जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट की संरचना में ग्रेना या स्ट्रोमा देखा था, बीच का पूरा भाग ग्रेना या स्ट्रोमा कहलाता है। यह स्ट्रोमा 2 भागों में बटा हुआ रहता है, एक कॉर्टेक्स, एक मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जितना भी ये बाहर का भाग है, ये बाहर का भाग जिसमें फॉलिकल्स बनेंगे विभिन्न प्रकार के, इस बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर का भाग है ये कहलाता है मेड्यूला। जहां पर इस अंदर के भाग में आपको नीले कलर की जो दिख रही हैं वो वेन्स हैं, और जो पिंक और रेड दिख रही हैं वो आर्टरी हैं। यहां पर आर्टरी और ये वेन्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ वाले भाग में, इस वाले भाग का नाम है मीजोवेरियम, जो बाद में बताऊंगा मैं, हाइलस या मीजोवेरियम कहते हैं, जिसमें से रक्तवाहिनी, धमनी, संयोजी ऊतक और लसिका वाहिनियां इसके अंदर बिखरी हुई पाई जाती हैं। परंतु ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रोमा वाला भाग है, इसके बाहरी भाग का नाम कॉर्टेक्स बताया, अंदर के भाग का नाम मेडुला बताया, पर यहाँ पर ये विभेदित करा हुआ भाग नहीं है। जो मैंने लाइन खींची ना, इस प्रकार से विभेदित करा हुआ नहीं है, केवल बताने के लिए लाइन खींची थी कि इस अंदर के भाग को बोलते हैं मेडुला और बाहर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये चौथा भाग हो गया हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस प्रकार ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन क्या क्या कैसे डेवलपमेंट करता है।
तब जा करके ओव्यूल बनता है। सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियल जो है लेयर, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, इस स्तर की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करके सबसे पहले ये छोटी छोटी रचना और छोटी रचना यहाँ पर ऊगोनिया सेल का, किसका निर्माण करती है? ऊगोनिया सेल का निर्माण करती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको पहले से ही पता है कि जो फीटस होता है, फीमेल फीटस मतलब मादा भ्रूण होता है, वो भ्रूणी अवस्था में ही अंडाणु के निर्माण की क्रिया शुरू कर देती है। और भ्रूणी अवस्था में oogenesis देखा था। oogenesis की 3 अवस्थाएं थी, प्रोलिफिकेशन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज और मैच्योरेशन स्टेज। तो मैच्योरेशन स्टेज जो है 11-12 साल की उम्र के बाद आती है, जब पुबर्टी आ जाती है। उसके पहले जो है जितने भी ओवम डेवलप होना है वो सब भ्रूणी अवस्था में हो जाते हैं। पहले बता चुका हूँ, लगभग जो है 20 लाख जो है ओवम का निर्माण होता है, 20 लाख ओवम का निर्माण होता है प्राइमरी अवस्था में, मतलब कि प्रोलिफिकेशन स्टेज में। जो प्राइमरी oocyte बनते हैं वो कितने? 20 लाख। उनमें से 4 से 5 लाख जो है oocyte सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले ऐसा मानना था, बाद में पता चला कि 60 से 80 हज़ार तक के oocyte ही सेकेंडरी oocyte का निर्माण करते हैं। 60 से 80 हज़ार वास्तविक संख्या है, ठीक है। और एक महिला के संपूर्ण जीवन काल में लगभग 450 से 500 oocyte ही, सेकेंडरी oocyte ही पूरी तरह से डेवलप हो पाते हैं, 450 से 500। और ओवरी 2 है, लेफ्ट और राइट। हर ओवरी में, दोनों ओवरी में मिला करके, टोटल दोनों ओवरी में मिला करके 4 से 5 पहले मानते थे, पर मॉडर्न टाइम पर पता चला कि लगभग 60 से 80 हज़ार जो है oocytes का निर्माण होता है, जिसमें से केवल 400 से 450 से 500 oocyte ही पूरी तरह से विकसित हो पाते हैं। तो पहले बताया मैंने, जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनता है? ऊगोनिया, एक वचन, और ऊगोनिया कोशिकाएं लगातार विभाजन करके और कोशिकाएं निर्माण करती हैं, जिसे ऊगोनियम कहा जाता है। ऊगोनियम कहा जाता है। इस ऊगोनिया से ऊगोनियम, याद रखना, सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल, ये जनन उपकला स्तर है। इस स्तर की कोशिका निरंतर विभाजन करके कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऊगोनिया। एक को ऊगोनिया, और जब इससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो इन बहुत सारी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऊगोनियम। और इस ऊगोनियम से प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। अभी बताया मैंने 60 से 80 हज़ार होती हैं जो कि, ठीक है। तो ये जो 5वें नंबर का भाग है, इस 5वें नंबर के भाग को कहा जाता है प्राइमरी oocyte। ये 5वां भाग है, ठीक है, जिसको प्राइमरी oocyte, प्राथमिक जनन कोशिका बन रही है, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं, और ध्यान रखना 2 प्रकार की कोशिकाएं इसके चारों ओर विकसित होती है, प्राइमरी oocyte के चारों ओर। एक तो फॉलिकुलर सेल, और एक है ग्रेन्युलोसा सेल। फॉलिकुलर और ग्रेन्युलोसा सेल जो है डेवलप होती है किसके चारों ओर? ये 5वें भाग का नाम बताया मैंने, प्राइमरी oocyte के चारों ओर। अब ये प्राइमरी oocyte बन गया है, ठीक है, कोशिकाओं के गुच्छे के अंदर घिरा हुआ प्राथमिक oocyte। ये प्राइमरी oocyte जो है भ्रूणी अवस्था में ही बन जाता है। सेकेंडरी oocyte भी भ्रूणी अवस्था में ही बनेगा, पर इसका मैच्योरेशन जो होगा वो 11-12 वर्ष की उम्र में होगा, जब से पीरियड प्रारंभ होगा, ठीक है। अब ये 5वां पॉइंट देख लिया हमने, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों ओर सेल का नाम बता दिया मैंने। अब प्राइमरी oocyte जो 5वें नंबर की थी, वो प्राइमरी oocyte लगातार उसके चारों ओर की कोशिका विभाजन करती है, और एक बड़े सेकेंडरी सेल, ये प्राइमरी सेल थी, ये सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं इसको, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना है? सेकेंडरी फॉलिकल। तो 6ठे नंबर पे सेकेंडरी फॉलिकल, जो कि लगातार कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि के कारण विकसित होता है। इस सेकेंडरी सेल के अंदर जो है गुहा बनना प्रारंभ होगी। सेकेंडरी सेल के अंदर क्या बनना लगेगी? ये पूरी तरह से प्राइमरी फॉलिकल है, ये विकसित होकर के, प्राइमरी फॉलिकल विकसित होकर के यहाँ अभी बना है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। 5वें नंबर पर था प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा ये सेकेंडरी फॉलिकल।
इस सेकेंडरी फॉलिकल की कोशिका निरंतर विभाजन करके एक और रचना बना लेगी। इस रचना के बनते बनते इसके अंदर एक खाली गुहा बन जाएगी। इस खाली गुहा का नाम है एंट्रम। एंट्रम, इस गुहा का नाम क्या है? एंट्रम। और इस गुहा के चारों ओर कोशिकाओं का आवरण बन जाएगा और ये 8वें नंबर का भाग है। ये 8वें नंबर का भाग बनते बनते इसको टर्शरी oocyte या फॉलिकल कहा जाएगा। टर्शरी फॉलिकल कहेंगे इसको तीसरे नंबर पे, जहां पर एंट्रम बनी है। याद रखना कि अंडाशय के अंदर कौन सी अवस्था में एंट्रम का निर्माण होता है, गुहा का निर्माण होता है, तो टर्शरी oocyte। फिर 8वें नंबर 9वें नंबर पर आया है, ये जब गुहा पूर्णतः विकसित हो जाती है और एक पूर्ण विकसित फॉलिकल का निर्माण हो जाता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इस प्रकार पूर्ण विकसित फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। तो ये 9वें नंबर की रचना है, इसका नाम क्या है? पूर्ण विकसित फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल या इसको मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैच्योर फॉलिकल जो होता है इसी के अंदर ये प्राइमरी oocyte विकसित होकर के कौन से oocyte में चेंज हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में। जब ये पूर्णतः विकसित हो जाता है तो इसके विकसित होने के बाद 11-12 साल की उम्र में ये मैच्योर फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है, फट जाता है। इस मैच्योर फॉलिकल के फटने के कारण, इस ग्राफियन फॉलिकल के फटने के कारण इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। इस रचना का नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। ये चित्र बना हुआ है। इस सेकेंडरी oocyte, याद रख लेना, जब ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, जब ओवरी से अंडा बाहर निकलता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो उस समय अंडा नहीं निकलता, उस समय सेकेंडरी oocyte निकलता है। उस सेकेंडरी oocyte के अंदर रहता है अंडाणु या ओवम। ठीक है, ये अंडाणु या ओवम की स्ट्रक्चर अंदर दिख रही है, सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर विभिन्न कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। अब इसमें से सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये चेंज होकर के एक विशिष्ट रचना में बदल गया, पीले कलर की या येलो स्पॉट, येलो बिंदु के रूप में एक विशिष्ट रचना बना ली, जिसके चारों ओर ब्लड क्लॉटिंग हो गई। और ब्लड क्लॉटिंग वाली इस रचना को 10वें नंबर की रचना का नाम दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। 10वें नंबर की रचना क्या बन गई? कॉर्पस ल्यूटियम। इसी को येलो स्पॉट, ठीक है, क्योंकि येलो कलर की रचना बनी है, इसके चारों ओर रक्त का थक्का हो गया। उसके बाद इसमें परिवर्तन होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप जो है ये 10वीं रचना, जिसका नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये 10वीं रचना जो है कॉर्पस ल्यूटियम अगली रचना में बदल जाती है जो कि व्हाइट दिखाई देती है। येलो से कैसे हो जाती है? व्हाइट। इस रचना का नाम, 11वीं रचना का नाम एल्ब्यूजिनिया, नाम याद रखना, कॉर्पस एल्ब्यूजिनिया, सॉरी एल्ब्यूकेंस कहते हैं इसको, कॉर्पस एल्ब्यूकेंस। ये वाली रचना सफ़ेद कलर की जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम ही जो है यहाँ पर संकुचित होने लगती है, सिकुड़ने लगती, खराब होने लगती है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ही खराब होकर के क्या कॉर्पस एल्ब्यूजिनिया में चेंज हो जाती है। और ये कॉर्पस एल्ब्यूजिनिया सिकुड़ करके जब पीरियड प्रारंभ होता है तो पीरियड के दौरान ये इस झिल्ली का नाम, इस स्तर का नाम बताया था मैंने अभी हाल, जिसका नाम क्या? हाइलस, या इसका नाम क्या है? मीजोवेरियम। इस मीजोवेरियम वाले भाग से रक्त के साथ ये वाला भाग कॉर्पस ल्यूटियम का दूसरा भाग, जिसका नाम क्या है? कॉर्पस एल्ब्यूकेंस, ये टूट करके सड़ करके कहाँ जाता है? रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इसी के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि वेन है, इसी के अंदर आर्टरी है, इसी के अंदर फाइबर्स हैं। तो इस प्रकार एक ओवरी की संरचना में आपको सारे भाग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं तुरंत फटाफट। सबसे बाहर के स्तर का नाम, सबसे बाहर का स्तर ये है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम स्तर। पेरिटोनियम स्तर के नीचे जो दूसरा स्तर है, इस दूसरे स्तर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम स्तर, जनन उपकला स्तर। इस स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार होती हैं। इस घनाकार कोशिका से ही प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, प्राइमोडियल जर्म सेल सभी का निर्माण इसी के द्वारा होता है। फिर तीसरा स्तर है जो इसके नीचे का है। इस तीसरे स्तर का भी हाल मैंने नाम बताया था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तीसरे स्तर का नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
फिर चौथे स्तर की बात करें तो ये पूरे भाग को बोलते हैं हम क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का ये बाहरी भाग जो है कॉर्टेक्स और अंदर का भाग मेड्यूला कहलाता है। इस कॉर्टेक्स भाग में विभिन्न प्रकार के फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और जो मेड्यूला वाले भाग है, इस मेड्यूला वाले भाग में आर्टरी और वेन और लसिका गठाने, लसिका ग्रंथियाँ, लसिका वेसल्स, ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इस चौथा भाग हो गया हमारा क्या, जिसका नाम अभी हाल बताया मैंने, चौथे का स्ट्रोमा। अब पांचवे का बारे में बात करते हैं तो पांचवा भाग जो है यहाँ पर प्राइमरी या प्राथमिक ऊसाइड का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनी है, प्राइमरी ऊसाइड बन गई है। प्राइमरी ऊसाइड विकसित होकर के प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करेंगे। छठे नंबर पे प्राइमरी फॉलिकल। इस फॉलिकल की कोशिकाओं के चारों ओर दो कोशिकाएं के गुच्छे पाए जाते हैं, एक तो फॉलिकुलर सेल और एक ग्रेनुलोसा सेल। फिर यहाँ पर विभाजन वृद्धि के बाद जो है सेकंड फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, जिसको 7वां नंबर दिया है। सेकेंडरी फॉलिकल की कोशिकाएं विभाजन करके अंदर की ओर एक गुहा बना लेती है, इस गुहा को बोलते हैं एंट्रम, और इस एंट्रम युक्त फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल कहा जाता है। टर्शरी फॉलिकल की जो गुहा है पूर्णतः विकसित हो जाती है और मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कर लेता है। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी ऊसाइड बन जाता है। जो प्राइमरी ऊसाइड है वो काय में बदल जाता है, सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर। फिर सेकेंडरी ऊसाइड जो है ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाता है इसकी झिल्ली, जिसके कारण अंदर से सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी ऊसाइड का बाहर निकलना ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। इस सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर ही क्या मौजूद होता है, ओवम। ठीक है, अंडा मौजूद होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। अब ये ओवम या अंडाणु जो है किसके माध्यम से, जो एक नली थी ओवरी से जुड़ी हुई नली, उस नली के माध्यम से, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट में पहुंच जाता है कौन, ये अंडाणु। और वहां पर अगर शुक्राणु मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है वो कहाँ पर, गर्भाशय में जाकर के स्थापित हो जाता है। और अगर इस अंडाणु को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो ये अंडाणु जो है इस मीजोवेरियम के ही माध्यम से, इसके ही, अच्छा ऐसा नहीं कि ये बाहर आ जाती है, बाहर इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पर अलग से नहीं दिखाते हम। ठीक है, ये अंदर ही, इसके रप्चर होने के कारण अंदर से ही होते हुए बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस ओवरी से बाहर निकल गया नीचे की तरफ और उसके बाद डायरेक्ट गर्भाशय में, अंदर ही रप्चर होगा। पर ये ऐसा दिखाया ऐसा है जैसे बाहर निकला हुआ है, तो अंदर ही रप्चर होकर के ये सारी क्रिया अंदर ही अंदर चलती रहेगी ओवरी के अंदर। इस प्रकार ये संरचना हो गई अंडाशय या ओवरी की टीएस। थैंक यू।